हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट का जो पेपर 2 है उसके पेडागोजी के सेशन करवाने वाला हूँ। और पेडागोजी किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने इस एग्ज़ाम में जो दिसंबर 2019 में हुआ था, मैंने उसमें पेडागोजी में 26 मार्क्स को ऑब्टेन किया। तो आपको भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पेडागोजी में आए, उसके लिए कुछ रणनीति मैं आपको बताऊँगा। ये जो क्वेश्चन है ये कब हुआ था? दिसंबर 2019 में 8/12/2019 को हुआ था। तो इसके क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो एकमात्र कारण आनुवंशिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि आनुवंशिकता और जो क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण, ये एक दूसरे से दोनों रिलेट करता है। तो आनुवंशिकता एक सिंगल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को विकास को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति को कभी भी ये क्या फोकस नहीं करेगा, ये पूरे समाज को फोकस करता है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो जो हमारा 3 ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में सटीक आंसर है वो चौथा हो जाता है। क्यों? कि विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से नहीं बैठ सकता है। विद्यार्थी उसी ज्ञान को दोहरा कर भी नहीं सीख सकता है और शिक्षकों का हूबहू कॉपी करके भी वो नहीं सीखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संकल्पात्मक आकलन? बिल्कुल नहीं। ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पात्मक। ना वाला हमेशा नेगेटिव वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। और चौथा है केवल संरचनात्मक आकलन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनाओं एवं संकल्पात्मक आकलन का प्रयोग करना। आपको 4 ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको उससे आपको एक को ढूंढ कर निकालना है। आपको वास्ट नॉलेज हो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हो, कैसे क्या करो, काट दो और चौथे ऑप्शन करेक्ट तक पहुँच जाओ। तो आपकी ये सोच होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों का अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो समाज में रहकर आप सामाजिकरण की बात ही करेंगे, क्योंकि समाज में समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण, ये सारे समाज के अंतर्गत ही आता है। तो सामाजिकरण हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, हम लोग 5वां क्वेश्चन लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा यानी कि सभी को समान रूप से आंकने वाली कक्षा। समावेशी असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो क्या है, असक्त है, अगर उसे आप दया का भाव से दिखोगे तो उसे लगेगा कि क्लास में ऑड फील होगा, वो सीखने में कुछ थोड़ी सकपकाहट महसूस करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपाहिज बोलने से या अपाहिज बच्चों को अलग दृष्टि से या दया दृष्टि देखने से उसके मन में एक नेगेटिव थॉट आएगा कि मुझे मर्सी के नज़र से देखा जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ न कुछ उसमें आत्मग्लानि आएगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों को ध्यान देना, ये भी आप नहीं कर सकते। इसे करने से क्या होगा, जो मंद बुद्धि वाले बालक है या जो ज़्यादा सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, उस टाइप के बच्चे में हीन भावना आएगी। तो अब ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको देखकर भी लगेगा कि नहीं, ये तीनों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन होगा। तो हमारा 5वां का 4 हो जाएगा।
बढ़ते हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हो रहा है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या कर? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? तो ये सब आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनके ही लक्षण हो सकते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ये सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के लक्षण ये है। मानसिक क्षति वाले भी नहीं है, एक स्वलीन विद्यार्थी का नहीं है। तो इन सब लक्षण जिसमें दिखेंगे उसमें अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी आएंगे, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। तो जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है, उनमें लिखने में, पढ़ने में, समझने में जिसमें कठिनाई होगा वो विद्यार्थी के गुण ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। पढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना, विभिन्न विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना। ये तो रॉन्ग है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियाँ में उदाहरणों को प्रस्तुत करना। और चौथा है, इस प्रकार के सरोकारों का अनदेखा करना। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करो, आप पहले ऑप्शन को पढ़ लो। और ऑप्शन में देखिए, आपको तीसरा ऑप्शन है, वो क्या बोल रहा है कि आप गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनमें से भी कोई पढ़कर IAS बनता है, कोई अच्छा टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो उसका आपको एग्जाम्पल देना है क्लास में कि देखिए जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आपको ऑप्शन से भी समझ में आएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। बाद बाकी ऑप्शन इसके तुलना में काफ़ी प्रभावहीन बोल सकते हैं या उसका कोई मायने नहीं रह सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तीसरा हो जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? सृजनात्मक बच्चा यानी कि आप उसको क्या करो, कोई समस्या दे दो और वो उस समस्या का खुद से हल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। डिफरेंट स्टूडेंट जो सृजनात्मक बुद्धि वाले होते हैं वो अलग अलग तरीक़ा से किसी भी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे हम सृजनात्मक विद्यार्थी बोलते हैं। तो वो किस प्रकार उसे क्या कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन हमारे पास, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। दूसरा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तीसरा है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने वाली चुनौती है, जोखिम विद्यार्थियों को आप नहीं डाल सकते, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। अब सारे चिंतन पर बल देकर, जो दूसरा ऑप्शन है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। आप बच्चों को मोटिवेट करो और जो मेन टॉप पॉइंट है उस पर आप क्या करो, उसको आप इम्पॉर्टेंस दो, उसको समझाओ। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? इसका मतलब जो सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्लास में वो क्या है? बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार का बढ़ावा देना। दूसरा, निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, व्याख्यान विधि बड़े बच्चों के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना। परीक्षणों की संख्या बढ़ाना ये क्या हो जाएगा, बच्चों पर बोझ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और देखिए, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार देना। पुरस्कार अगर आप दोगे तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ पुरस्कार को प्राप्त करने के चक्कर में पढ़ेंगे, अन्यथा वो नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चो सरोकार रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जंप करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। दूसरा, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण को एक ही आयाम में सीमित रखना। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना। देखिए, बिल्कुल ध्यान न देना ये नेगेटिव छाप छोड़ रहा है, इसको हम लोग काट दिए। एक ही आयाम, कोई भी समस्या को सिर्फ एक ही मेथड से आप नहीं कर सकते। केवल परंपरागत कार्य, कोई भी कार्य को सिर्फ आप परंपरागत कार्य करोगे तो वो काफ़ी बोरिंग होता है और काफ़ी टाइम टेकन होता है। तो तीसरा ऑप्शन है,
साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। सपोज आपको कोई समस्या है बहुत बड़ा, आप उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो वो आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको आप जब पाने की कोशिश करोगे तो वो काफ़ी आसानी से आप उस काम को कर पाओगे। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है 10 का, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता, संबोधित कर सकता है। तो समावेशी कक्षा किसको कहते हैं, जिसमें अलग अलग मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट और सोसाइटी से बच्चे आते हैं और सभी बच्चों को आपको एक दृष्टि से देखना है, उसी को हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं। तो उसमें एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका का प्रयोग करना। आप पूरे क्लास में कि एक मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, उन्हें समझने की, सोचने की और कार्य करने की। अत्यधिक लिखित का एक गृह कार्य देना, आप किसी बच्चे को ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, आगे मैं पढ़ने वाला भी नहीं हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम की सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट कभी भी जो हमारी शिक्षा नीति उस पर जोर नहीं देता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, क्या बोल रहा है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी का आप क्या करो, जानो कि उसका कमजोरियाँ क्या है और वो इसकी मजबूती पक्ष क्या है, उसको जानकर ही आप उसे क्या कर सकते हो, अच्छे से सिखा सकते हो, उसके अध्ययन के उद्देश्य को आप विकसित कर सकते हो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जंप करते हैं। जो 12वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है। ऑप्शन, पूरी कक्षा में सामने उन्हें बार बार डांटना तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत। उससे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। उन्हें गृह कार्यक्रम में अत्यधिक वर्कशीट देना। अधिक होमवर्क देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना। बच्चों को बाहर जाने नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और उस टाइम आप बच्चों को बाहर करोगे तो वो भी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो भी वो बच्चा मिस कर जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन भी नहीं होगा। तो दूसरा क्या है कि आप बच्चों को कभी भी उसके और पढ़ने में वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी कि रुचि क्यों नहीं ले रहा है, उसको आपको जानने की कोशिश करना होगा और उसको आपको दूर कर उसको पढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जो हमारा 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये ऑप्शन हमारा अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो संरचनावादी है ना, वो क्या करता है, बच्चों को पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं। कहने का मतलब जब आप किसी बच्चे को शब्द पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को अक्षर की ज्ञान होनी चाहिए। जब तक आप क ल जब उसको ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कल शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाएगा, समझ में नहीं पाएगा। तो संरचनावादी विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से रिलेट करता है और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए। खारिज नेगेटिव वर्ड है, इसको काट दिए मैंने, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बच्चों के विचारों को एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना। बच्चे का किसी भी बात को अनदेखा नहीं कर सकते। वो छोटी से छोटी बात आपको सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप उसे समझ पाओगे, उसे आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। ये 2 भी नहीं होगा। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना। बच्चा को आप डांट नहीं सकते, नेगेटिव वर्ड आया, ये आप होगा ही ऑप्शन नहीं। चौथा बोल रहा है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा को आप किसी भी चीज़ में आप डिबेट कराओ, उसको चुनौती दो कि ये गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, तभी आप उसे अच्छी तरह से समझा पाओगे। यानी कि जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इसके लिए आपको संवाद कराना होगा, उनकी जो मिथ है, जो गलत अवधारणा है, उसको आपको दूर करना होगा, तभी बच्चों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बच्चा अच्छा तरह से जान पाएगा उस चीज़ को, उस मैटर को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4 हो गया। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम की लिए एक प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि कौन सी नहीं है, तो आप प्रयोग एवं पर्यवेक्षण है, संवाद एवं परिचर्चा अभी है, हमने 4 नंबर ऑप्शन में डिस्कस किया। दिए गए ज्ञान को दोहराव पर ध्यान केंद्रित करना। आप किसी भी ज्ञान को बार बार उससे बोलोगे फोकस करो और क्या करो, याद करो, दोहराव करो, तो ये चीज़ शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चा
अनुमान लगाकर भी कभी कभी समस्या को जान सकता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो इसका जो नहीं है शिक्षण प्रणाली वो क्या हो जाएगा, नंबर 3, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल जब तक विद्यार्थी का रुचि नहीं रहेगा वो उसमें पढ़ेगा ही नहीं। विद्यार्थी के समय की स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा आपको ना पढ़ने में मन लगेगा ना खेलने में, तो यहाँ पढ़ने की बात कर रही है, यानी कि स्वास्थ्य हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होगा, शिक्षक जो रणनीति अपनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पढ़ाने की शैली, वो भी बहुत मायने रखता है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थी का समाज कैसा है, अगर वो गंदा समाज रहेगा तो बच्चे गंदी चीज़ ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्व करते हैं। तो विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी ठीक होना चाहिए, तभी बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी तरह से हो पाएगा, यानी कि चारों हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध और सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को रोकने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति की संभावना क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पुरस्कार को पाने के लिए कोई छात्र पढ़ता है, पुरस्कार को पाने की इच्छा के कारण वो जब पढ़ रहा है, तो वो जब पुरस्कार को प्राप्त कर लेगा उसके बाद उसमें वो इंटरेस्ट छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, वो हमारे पास ऑप्शन है समझने के लिए अधिगम का आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। कहने का मतलब जब तक वो, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 4 है, इस क्वेश्चन को समझने की बात है कि जब आप पुरस्कार को दोगे तब तक वो क्या करेगा, उस काम में लगा हुआ रहेगा। जैसे वो पुरस्कार प्राप्त कर लेता है वो उसमें इंटरेस्ट छोड़ देगा और बच्चा पिछड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो है ना, ये संभावना बनी रहती है। क्या होती है, अधिगम के प्रति भौतिकवाद अभिवृत्ति का विकास। न तो वो समझने के लिए अधिगम का आनंद प्राप्त करेगा, पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे भी नहीं रहेगा, जब पुरस्कार खत्म हो गया तो वो काम को छोड़ देगा। तो हमारा 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है। तो संज्ञान एवं संवेग दोनों में संबंध है। जब आप संज्ञान और संवेग को डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि इसमें द्विदेशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। एक दिशीय भी नहीं होगा और एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं है, दोनों क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, द्विदेशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल अवस्था जो ऐसी स्थिति है जहाँ बच्चा तर्क करेगा और मूर्त रूप में सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 2 है वो हो जाएगा। आपको जो ये वाला ना बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, तो जो पियाजे का थ्योरी है, ये थ्योरी पे डिपेंड है, तो इसको आपको थ्योरी पढ़ना होगा तभी ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से टिक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है। तो हम सभी को जानते हैं कि ये प्राथमिक एजेंसी है, मध्य भी नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं। बच्चा का जो सबसे पहले समाजीकरण के रूप में कुछ भी सीखता है, जैसे खेलना, दौड़ना, बातें करना और एक दूसरे का सहयोग करना, वो समाज से ही सीखता है। बच्चा सबसे पहले अपने समाज, यानी कि अपने घर में, आस पड़ोस में, उसके बाद 2-3 घर, ज़्यादा 5-6 घर में जब जाता है तो वो समाजीकरण की उसकी प्राथमिक एजेंसिया के रूप में आती है, क्योंकि बच्चा वहीं पर सबसे पहले समाज में बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, एक दूसरे को मदद करना, ये सीखता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, 21 का 1। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन हमारे पास समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह एक बच्चे की दुष्ट रूप पैदा होता है और उन्हें सभ्य बनाता है। देखिए दुष्ट है ना, ये इविल इसका इंग्लिश होता है, तो नेगेटिव वर्ड है, इसको तो ये होगा ही नहीं। ये कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उसके गुण को पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। क्या है, ये विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। कब, बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो बाल अवस्था में बच्चा क्या करता है, विभिन्न जैसे संस्कृति रहेगा उस संदर्भ में वो रहेगा, वो उसी को कैच करता है। अगर आप बंगाली का बच्चा है तो वो शुरू से बंगाली बोलेगा,
अगर वो संथाल के क्षेत्र में रहता है तो संथाली बोलता है, और इंग्लिश के एक पर्यावरण में सांस्कृतिक में रहेगा तो समाज में अगर सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उसको कैच करता है। कहने का मतलब कि बच्चा जहाँ रहेगा उस अवधारणा को वो क्या करेगा, कैच करेगा। अगर वो बुरी संगति में है तो बुरा चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, अच्छी संगति में है तो अच्छे चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणा क्या होती है। मैंने इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि समाज में क्या है, समझ में आती है ऐसे लोगों को कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम करेगी और जो पुरुष है वो साहसिक काम करेंगे, बाहर के काम करेंगे, धन का अर्जन करेंगे, और इसे जेंडर रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाता है। समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाले प्रारूपिक विशेषता के बारे में सामान्य अवधारणा क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता के नाम से। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। इस जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ ही है कि महिलाएं घर का काम करेगी और पुरुष बाहर के काम करेंगे, और ये अवधारणा समाज में बनी रहती है। तो आपको इसे जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत ये आता है। जेंडर भूमिका भी नहीं होगा, जेंडर पहचान भी नहीं होगा, और जेंडर विभेदीकरण भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को कर सकती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसके अनुसार महिलाएं घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आज के पाठ्यचर्या में ऐसी कहानी को शामिल किया गया जिसमें पिता घर के काम करते हैं और महिलाएं बाहर के काम करती है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता के जस्ट अपोजिट। इसका मतलब यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्या करता है, समाप्त करता है। यह जेंडर स्थिति को प्रोत्साहित करता है, नहीं। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नहीं। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है, बिल्कुल नहीं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर का क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। नेक्स्ट है 25। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ढांचा, अंत, व्यक्तिनिष्ठा या खोजपूर्ण अधिगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पाड़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसको थ्योरी को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था को दर्शाता है। तो जब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ोगे तो उसमें समझ में आपको आएगा कि ये क्या है, आदान प्रदान और परंपरागत के तहत नूर किसको कहता है, तान्या को कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत नहीं होगा, अच्छा होना परंपरागत नहीं होगा, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि 27। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये थ्योरी लेव वाइगोत्स्की की है, यानी कि इसका जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। जीन पियाजे, अल्बर्ट बैंडुरा, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं होगा, ये डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी थ्योरी से है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। आपको थ्योरी आए या ना आए, आपको ये ऑप्शन से आप जो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होता है। ठीक है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक मेथड नहीं हो सकता, यानी केवल नेगेटिव वर्ड आ गया, इसलिए मैंने कट कर दिया है। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम सिर्फ उसी पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित कभी भी नहीं कर सकते। आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, यानी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। ऑप्शन 1, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत में अभिव्यक्ति के आवाज़ के स्तर, ताल
एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करना, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। जो तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। किसमें? तार्किक गणितीय बुद्धि को क्या करने के लिए? समझने के लिए। तो क्वेश्चन था बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो उसकी विशेषता होनी चाहिए पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये भी थ्योरी बेस्ड है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के ने थ्योरी दिया है, उसमें किसी भी बच्चे के 4 फेज होती हैं, वो चारों फेज आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पेडागोजी के पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन, कुछ न्यू टाइप के, जैसे कि अगले वीडियो में मैं करवाऊँगा आपको या तो हिंदी या तो साइंस के पेडागोजी पार्ट को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।